जय हिंद, नमस्कार। आप सभी प्रतिभागियों का आपके अपने चैनल इकोनॉमिस्ट उदयभान सिंह पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण संकल्पित और प्रतिबद्ध होकर के अपनी तैयारी कर रहे होंगे और इसके साथ साथ आप अपने स्वास्थ्य के प्रति भी इस ठंडी में सचेत होंगे। अब सतर्क रहते हुए अपने लक्ष्य को अंजाम देने के लिए सतत प्रयास कर रहे होंगे। मित्रों, आज हम आपके साथ 3 अवधारणाओं की चर्चा करने जा रहे हैं जो राज्य व्यवस्था पॉलिटी से संबंधित है। वह है विश्वास प्रस्ताव, कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन और रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव। रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव, कंस्ट्रक्टिव नो कॉन्फिडेंस मोशन, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, आपके साथ एक संक्षेप में चर्चा की यह होता क्या है, इन कहाँ पर इसकी उपयोगिता है। सरकारें बनती बिगड़ती रहती हैं, सरकारें बहुमत और अल्पमत में आती जाती रहती हैं। सरकारों के बहुमत परीक्षण भी समय समय पर होता है। तो सरकारों के बहुमत परीक्षण सरकार के अल्पमत में होने या सरकार के बहुमत में होने, सरकार बनने, सरकार बिगड़ने की जांच करने का एक माध्यम है विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव। हमने क्या कहा, सरकारें बनती बिगड़ती रहती हैं, सरकारें बहुमत और अल्पमत में आती जाती रहती हैं। तो सरकारों के बहुमत में होने का परीक्षण करने का माध्यम विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव और कंस्ट्रक्टिव अविश्वास प्रस्ताव। सिर्फ इनको लाने का तरीका अलग अलग है। सबसे पहले हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं विश्वास प्रस्ताव। आपके साथ डिस्कस करेंगे कॉन्फिडेंस मोशन। कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं। विश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, कॉन्फिडेंस मोशन, कॉन्फिडेंस मोशन, कॉन्फिडेंस मोशन, इसके बारे में हम आपके साथ आज चर्चा करने जा रहे हैं मित्रों कि व्हाट इज कॉन्फिडेंस मोशन। कॉन्फिडेंस मोशन सरकार के बहुमत परीक्षण का एक उपकरण है। कॉन्फिडेंस मोशन सरकार के बहुमत परीक्षण का उपकरण है। इसे सत्तारूढ़ दल द्वारा लाया जाता है। विश्वास प्रस्ताव विपक्ष नहीं लाता है, विश्वास प्रस्ताव हमेशा सत्ता पक्ष लाता। ध्यान में रहिए, यह 2 परिस्थितियों में लाया जाता है। सरकार बनने के बाद बहुमत परीक्षण के लिए या कभी कभी बीच में कुछ परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, सत्तारूढ़ दल में मतभेद हो जाता या सत्तारूढ़ दल का कोई सहयोगी दल समर्थन वापस ले लेता है, सरकार बहुमत का दावा करती है, तो उस समय यह प्रस्ताव लाया जाता। तो हमने कहा विश्वास प्रस्ताव सरकार के बहुमत
परीक्षण का एक माध्यम है। इसे सत्तारूढ़ दल द्वारा लाया जाता। जब कभी सत्तारूढ़ दल में मतभेद उत्पन्न हो जाता, किसी एजेंडे को लेकर, किसी नीति को लेकर के, किसी प्रस्ताव को लेकर के, सत्तारूढ़ दल किसी एक बिंदु पर सहमत नहीं हो पाते हैं, तो विपक्ष सरकार के अल्पमत में होने का दावा करता है, सरकार से बहुमत परीक्षण की मांग करता है, महामहिम राष्ट्रपति महोदय या महोदया से कहता है कि सरकार अल्पमत में आ चुकी है, उसे बहुमत परीक्षण का निर्देश दीजिए। या कभी कभी सत्तारूढ़ दल अगर गठबंधन की सरकार है तो उसका कोई सहयोगी दल समर्थन वापस ले लेता है, परंतु सरकार दावा करती है कि हमारे साथ बहुमत है, तो ऐसी स्थिति में सरकार स्वतः विश्वास प्रस्ताव ला सकती है या विपक्ष विश्वास प्रस्ताव की मांग कर सकता है। राष्ट्रपति विश्वास मत लाने के लिए निर्देशित कर सकते हैं, तो विश्वास प्रस्ताव लाया जाता। तो विश्वास प्रस्ताव सरकार द्वारा लाया जाता। सरकार अपने बहुमत को सिद्ध करने के लिए विश्वास मत लाती है। अगर राष्ट्रीय स्तर पर लाया जाए तो लोकसभा में लाया जाएगा भारतीय परिप्रेक्ष्य में। अगर किसी राज्य के मुख्यमंत्री और उसकी सरकार के संदर्भ में है तो राज्य की विधानसभा में लाया जाएगा। सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव या सरकार अपने समर्थन में विश्वास प्रस्ताव सदैव निचले सदन में लाती है, जनता के सदन में लाती है, जो लोकसभा और विधानसभा होते हैं। विश्वास मत का प्रस्ताव सत्तारूढ़ दल द्वारा सदन में प्रस्तुत किया जाता, जिसमें संक्षेप में लिखा होता कि यह सदन इस सरकार में अपना विश्वास व्यक्त करता। इसके बाद विश्वास मत प्रस्ताव पर सदन में चर्चा होती है। पक्ष और विपक्ष के सदस्यगण विश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में बोलते हैं। जहां सत्ता पक्ष के सदस्य विश्वास मत के समर्थक सदस्य पक्ष में बोलते हैं, तो वही विपक्ष जो है इसके विपक्ष इसके विरोध में बोलता है कि नहीं, सरकार के पास बहुमत नहीं। अगर बहस पूरी होने के बाद विपक्ष सरकार के द्वारा प्रस्तुत किए गए जवाब, सरकार के द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों से सहमत नहीं होता, वह मतदान की मांग करता है और मतदान कराया जाता है। यदि सत्ता पक्ष को पर्याप्त बहुमत नहीं मिलता है अपने प्रस्ताव के पक्ष में, तो सत्ता पक्ष को त्याग पत्र देना पड़ेगा। सरकार अल्पमत में आ जाती है, सरकार गिर जाती है। जैसा कि 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी ने सदन में विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। बहस के बाद सरकार मतदान हुआ और उनकी सरकार बहुमत से एक वोट कम पाई। वह बहुमत को पारित नहीं करा पाई, अपने विश्वास मत के समर्थन में पर्याप्त समर्थन नहीं जुटा पाई, त्याग पत्र दे दिया। 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने विश्वास मत प्रस्तुत किया, लेकिन वह सदन में बहुमत सिद्ध नहीं कर पाई, उसे त्याग पत्र देना पड़ा। तो विश्वास मत हमेशा सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया जाता। विश्वास मत के पारित न होने की स्थिति में
सरकार को त्याग पत्र देना होता है। विश्वास मत पर सदन में पक्ष और विपक्ष में द्वारा इस पर चर्चा की जाती, अपने अपने तर्क प्रस्तुत किए जाते। अंडरस्टूड? तो अभी मैंने आपसे विश्वास प्रस्ताव के बारे में पूछा। भारत में विश्वास मत कई बार लाया गया। विश्वास मत का प्रस्ताव हमने कहा कि नवंबर 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार द्वारा लाया गया। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा लाया गया। 1997 में ही HD देवगौड़ा सरकार द्वारा लाया गया। 1997 में इंद्र कुमार गुजराल सरकार द्वारा लाया गया। तो विश्वास और 1999 में वाजपेयी सरकार द्वारा विश्वास मत लाया गया और यह सभी सरकारें विश्वास मत प्राप्त करने में सफल नहीं हुई। यह सभी सरकारें विश्वास मत प्राप्त करने में विफल हुई और इन्हें सत्ता छोड़नी पड़ी थी। तो मित्रों, मैंने क्या बताया कि विश्वास मत प्रस्ताव हमेशा सत्तारूढ़ दल द्वारा प्रस्तुत किया जाता। किन परिस्थितियों में? जब सत्तारूढ़ दल का कोई समर्थक दल समर्थन वापस ले लिया हो और सत्तारूढ़ दल कह रहा है कि इसके बावजूद हमारे पास समर्थन है, विपक्ष कह रहा नहीं, आप अल्पमत में आ गए हो, अब सत्ता छोड़िए। तो भी सरकार अपने बहुमत को सिद्ध करने के लिए विश्वास मत लाती है। या कभी कभी सत्तारूढ़ दल में मतभेद हो जाता है किसी विषय को लेकर। विपक्ष सरकार से मांग करता है कि आपके पास बहुमत नहीं है, आप सत्ता छोड़ दीजिए। सरकार अपने बहुमत का परीक्षण करने के लिए एक प्रस्ताव लाती है, दैट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस मोशन। अंडरस्टूड? तो भारत में एक नहीं अनेक सरकारें विश्वास मत प्रस्ताव प्राप्त नहीं कर पाई हैं, अपने विश्वास मत के समर्थन में पर्याप्त संख्या जुटा नहीं पाई है। फिर दूसरा होता है अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन। अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन हमेशा सरकार के विरुद्ध अपोजिशन द्वारा लाया जाता। नो कॉन्फिडेंस मोशन सरकार के विरुद्ध विपक्ष द्वारा लाया जाता है। विपक्ष सरकार को हटाने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लाता है। जब सरकार और विपक्ष के बीच किसी विषय पर सहमति नहीं बन पाती है या विपक्ष सरकार पर दबाव बनाना चाहता है या सरकार को किसी विषय पर बोलने के लिए बाध्य करना चाहता है, तो सरकार के विरुद्ध वह एक प्रेशर के रूप में अविश्वास प्रस्ताव लाता। विपक्ष को लगता है कि सरकार के अंदर काफी मतभेद है, अगर हम अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं तो गोपनीय तरीके से सरकार के विरुद्ध लोग मतदान करके सरकार को हटा भी सकते हैं। या विपक्ष को लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, तो वह सरकार बहुमत प्रस्ताव नहीं लाती है, तो वह खुद पहल करते हुए अविश्वास प्रस्ताव लाता। अविश्वास प्रस्ताव भी सरकार
के बहुमत परीक्षण का एक माध्यम है, परंतु इसे सत्ता पक्ष द्वारा नहीं लाया जाता, इसे विपक्ष द्वारा लाया जाता। राष्ट्रीय स्तर पर भारत में इसे लोकसभा में लाया जाता, राज्य स्तर पर विधानसभाओं में। और विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के पहले मान्यता प्राप्त विपक्ष को या अन्य विपक्षी दल भी 1/10 सदस्यों के हस्ताक्षर से 1/10 सदन की जो संख्या है, जैसे लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 है, तो 55 सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में एक प्रस्ताव बना करके उस पर हस्ताक्षर करके लोकसभा अध्यक्ष को नोटिस दिया जाएगा। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष उस प्रस्ताव की जांच करेंगे, क्या सभी जो सदस्यों ने हस्ताक्षर किया है उनके हस्ताक्षर सही हैं अथवा नहीं है। सही पाए जाने के बाद लोकसभा अध्यक्ष द्वारा यह तय किया जाएगा कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कब स्वीकार किया जाए, कब कराई जाए। लोकसभा अध्यक्ष को लगता है कि उपयुक्त प्रारूप में या वैधानिक तरीके से संवैधानिक प्रावधानों का पालन करके यह प्रस्ताव नहीं लाया गया है, तो वह अविश्वास प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकते हैं, उसे चर्चा के लिए आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। तो अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए विपक्ष को संबंधित सदन के जो निचला सदन होगा, लोकसभा या विधानसभा होगा, केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा, राज्य सरकार के विरुद्ध 1/10 सदस्यों का उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर होगा, उसे लोकसभा अध्यक्ष को दिया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष सब औपचारिकताओं की जांच करने के बाद उस पर बहस की जो है तारीख तय करेंगे, उस पर बहस सुनिश्चित कराएंगे। तो जब सदन की कार्रवाई शुरू होती है तो विपक्ष के किसी संसद सदस्य द्वारा लोकसभा का जो सदस्य हो वह लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को प्रस्तुत करता है और वह सरकार अविश्वास प्रस्ताव का कारण बताता है कि इस कारण से हम यह अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं और हमारा उद्देश्य सरकार को हटाना है। इसके माध्यम से सामान्यतया अविश्वास प्रस्ताव का उद्देश्य सरकार को हटाना होता, इसीलिए गिराना होता। इसलिए अविश्वास प्रस्ताव को डिसकंस्ट्रक्टिव मोशन भी कहा जाता, विध्वंसात्मक प्रस्ताव भी कहा जाता है। अंडरस्टूड? तो अविश्वास प्रस्ताव का उद्देश्य ऑब्जेक्टिव ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन सरकार को गिराना होता, कि सरकार को हम गिराएं। विपक्ष के किसी सदस्य द्वारा सदन की कार्रवाई शुरू होने पर नियत तिथि पर अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता, उसके बाद सत्ता पक्ष द्वारा उनके लगाए गए आरोपों का जवाब दिया जाता। बहस सामान्यतया 2 से 3 दिन होती है। यह डिसाइड लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष कर, लेकिन सामान्यतया देखने में आता है कि इस पर जो है चर्चा 2 से 3 शुरुआत विपक्ष का कोई सदस्य करता, सत्ता पक्ष के किसी सदस्य द्वारा जवाब दिया जाता, पक्ष और विपक्ष के अनेक सदस्यों द्वारा क्रमवार इस प्रक्रिया में भाग लिया जाता, चर्चा में भाग लिया जाता। अंत में
सदन के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा आरोपों का जवाब दिया जाता। इसके पश्चात सदन के अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा पूछा जाता है अविश्वास प्रस्ताव लाने कि क्या आप सरकार द्वारा दिए गए जवाब से संतुष्ट हो या प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए जवाब से संतुष्ट हो? क्या आप यहीं पर इस प्रस्ताव को संतुष्ट होने के कारण वापस लेते हो या मतदान चाहते हो? विपक्ष अगर कहता है कि हम प्रधानमंत्री और उनकी सरकार द्वारा दिए गए जवाब से असंतुष्ट हैं, इस पर मतदान कराया जाए तो मतदान होता। अगर विपक्ष यह कहता है कि नहीं, हम पूर्णतया संतुष्ट हैं, हमारे मन में जो शंका थी वह निर्मूल साबित हुई, उसे हम वापस ले रहे हैं, मतदान कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो अविश्वास प्रस्ताव वापस ले लेता है, तो आगे की कार्रवाई रोक दी। लेकिन प्रायः ऐसा नहीं होता। अविश्वास पर देखने को मिला कि अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष जो है चर्चा के बाद मतदान करता। अगर मतदान में अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान होता तो और अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता तो सरकार को त्याग पत्र देना होगा। अगर अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में पर्याप्त और आवश्यक बहुमत नहीं मिलता है तो अविश्वास प्रस्ताव गिर जा। जैसे अभी कुछ महीने पूर्व नरेंद्र मोदी सरकार के विरुद्ध विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, विपक्ष इस चर्चा में भाग लिया, लेकिन विपक्ष अंतिम समय में सदन का वॉकआउट कर दिया। मतदान हुआ। मतदान में नरेंद्र मोदी सरकार को, जैसा पहले से लोगों को पता था, प्रचंड बहुमत है, अविश्वास प्रस्ताव निरस्त हो गया। सरकार के पक्ष में मतदान हुआ, अविश्वास प्रस्ताव में कोई मतदान समर्थन में नहीं हुआ। तो क्लियर हुआ। तो अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से सरकार गिराने का प्रयास। भारत में जो भी सरकारें गिरी हैं वह विश्वास मत न पाने के कारण आज तक भारत में कोई भी सरकार अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से नहीं हटाई गई। नरेंद्र मोदी सरकार के विरुद्ध उनके दोनों कार्यकाल में विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, लेकिन अविश्वास पारित नहीं। वाजपेयी जी के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था 2003 में, लेकिन वह पारित नहीं हो पाया। लेकिन 1999 में वाजपेयी सरकार ने विश्वास मत हासिल न कर पाने के कारण त्यागपत्र भी दिया था। पीवी नरसिम्हा राव के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, लेकिन पारित नहीं। श्रीमती इंदिरा गांधी हो या पंडित नेहरू हो या लाल बहादुर शास्त्री हो, इन सभी प्रधानमंत्रियों को अपने कार्यकाल में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। आपसे पूछा जाए कि भारत में अब तक कितनी सरकारें अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से गिरी हैं, तो आप कहना एक भी सरकार भारत में अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से नहीं गिरी है। जो भी सरकार भारत में गिरी है वह विश्वास मत न प्राप्त करने के कारण गिरी है। अंडरस्टूड। तो अभी मैंने बताया विश्वास प्रस्ताव, कॉन्फिडेंस मोशन और नो कॉन्फिडेंस। सामान्यतया वैश्विक स्तर पर इन दोनों ही प्रस्तावों की चर्चा होती है। हमने शुरू में कहा कि यह दोनों प्रस्ताव जो हैं सरकार के बहुमत परीक्षण के माध्यम, लेकिन एक बात होती है रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव की, कंस्ट्रक्टिव नो कॉन्फिडेंस मोशन की।
रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव की। इस पर हम चर्चा करने जाएंगे। कंस्ट्रक्टिव नो कॉन्फिडेंस मोशन। हमने आपको अभी तुरंत बताया कि विश्वास प्रस्ताव का उद्देश्य सरकार गिराना होता, जबकि कंस्ट्रक्टिव नो कॉन्फिडेंस मोशन का उद्देश्य सरकार गिराना और वैकल्पिक सरकार बनाना दोनों। इसके दो भाग होते हैं। अविश्वास प्रस्ताव का जो पहला भाग होता है यह सरकार गिराने से संबंधित होता है। सरकार गिराने से संबंधित होता है, गिराने से संबंधित है। और दूसरा प्रस्ताव जो है, दूसरा भाग इसका सरकार गिराकर वैकल्पिक सरकार बनाने से है। सरकार गिराकर वैकल्पिक सरकार बनाने से है। बना तो कंस्ट्रक्टिव नो कॉन्फिडेंस मोशन के दो भाग होते। पहला भाग सरकार गिराना है, दूसरा भाग सरकार गिरा करके वैकल्पिक सरकार बनाना है। नो कॉन्फिडेंस मोशन केवल सरकार गिराने पर बल देता है, लेकिन रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव केवल विध्वंस ही नहीं करता, बल्कि इसमें एक सकारात्मक पहलू होता है कि हम सरकार केवल गिराना नहीं चाहते हैं, बल्कि इसके विकल्प में हम एक नई सरकार बनाना चाहते हैं। हम इस सरकार को प्रतिस्थापित करके उसका विकल्प देने में सक्षम है। भारत में सरकार जो है अविश्वास, किसी भी देश में अविश्वास के प्रस्ताव के माध्यम से सरकार जब गिरती है तो उसका विकल्प तुरंत नहीं मिलता, प्रक्रियाएं अपनाने पर। अगर कंस्ट्रक्टिव नो कॉन्फिडेंस मोशन है तो एक ही मोशन में पहला उद्देश्य बताता है कि इस सरकार को हम हटाएंगे और इसके स्थान पर इस व्यक्ति के नेतृत्व में हमारी सरकार बनेगी। तो एक ही प्रस्ताव से दोनों उद्देश्यों की पूर्ति होती है, दोनों लक्ष्य प्राप्त होता। हम सरकार गिराते भी हैं, उसके स्थान पर नई सरकार बनाते भी हैं। केवल अविश्वास प्रस्ताव होगा, सरकार गिर गई तो भी सरकार बनाने के लिए अलग से प्रक्रिया अपनाने, फिर बहुमत परीक्षण की बात आती है। 1999 में जब वाजपेयी जी ने बहुमत सिद्ध नहीं कर पाया तो राष्ट्रपति महोदय ने सरकार बनाने की संभावनाएं टटोलना चाहा। जब उस समय कांग्रेस की अध्यक्षा और कांग्रेस संसदीय दल की नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी से राष्ट्रपति महोदय ने पूछा, राष्ट्रपति के नारायणन साहब ने, क्या आप सरकार बनाना चाहेंगी? यदि बनाना चाहती हैं तो आप 273 सांसदों की हमें सूची दीजिए। लेकिन श्रीमती सोनिया गांधी 273 सांसदों की सूची प्रस्तुत करने में सफल नहीं हो पाई, 240 के आसपास की सूची दिया। राष्ट्रपति महोदय ने कहा, आपके पास बहुमत नहीं, हम आपको सरकार बनाने की इनवाइट नहीं कर सकते। फिर उन्होंने वाजपेयी जी से पूछा, क्या पुनः आप सरकार बनाना चाहेंगे? क्योंकि राजनीतिक परिस्थितियां बदल रही हैं, आपकी सरकार केवल सिंगल वोट से गिरी। वाजपेयी जी ने कहा, नहीं, अब मैं सरकार नहीं बनाना चाहूंगा। तो राष्ट्रपति के सामने कोई विकल्प नहीं था। तो राष्ट्रपति ने वाजपेयी जी से कहा कि आप वर्किंग गवर्नमेंट के रूप में काम करिए, मैं लोकसभा भंग कर रहा हूं, अगला चुनाव करा दीजिए। तो 6 महीना वाजपेयी सरकार वर्किंग गवर्नमेंट के रूप में काम किया। तो कंस्ट्रक्टिव नो कॉन्फिडेंस मोशन के माध्यम से
सरकार हटाने का भी प्रस्ताव होता, उसी प्रकार प्रस्ताव का दूसरे भाग में लिखा होता कि इस सरकार को हटा करके मिस्टर एक्स या मिसेज वाई के नेतृत्व में हम सरकार बनाएंगे, हमारे सरकार का स्वरूप यह होगा। एक ही साथ दोनों प्रस्तावों पर मतदान होता। अगर सरकार एक मतदान होता, मतदान एक ही होता लेकिन दोनों संदर्भों में होता। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार गिर जाएगी और जो लोग अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, जिनका मेंशन किए थे, उनके नेतृत्व में सरकार बनेगी। तो अविश्वास प्रस्ताव की उत्पत्ति जर्मनी से होती है। जर्मनी में इस प्रकार का प्रस्ताव प्रचलन में, भारत में कंस्ट्रक्टिव नो कॉन्फिडेंस मोशन प्रचलन में नहीं है। भारत में कंस्ट्रक्टिव नो कॉन्फिडेंस मोशन प्रचलन में नहीं है। ऐसी स्थिति में भारत में सरकार जब गिरती है तो नई संभावनाएं तलाशी जाती है या सदन को भंग करके चुनाव करा दिया जाता। लेकिन वर्तमान में कुछ विशेषज्ञों द्वारा, विधि आयोग द्वारा भारत में भी नो कॉन्फिडेंस मोशन के स्थान पर कहीं न कहीं कहा जा रहा कंस्ट्रक्टिव नो कॉन्फिडेंस मोशन को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए और इसके बारे में प्रावधान। हालांकि वर्तमान में भारत में केंद्र में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है पिछले 20 वर्षों से। क्या हम कहें 1999 में वाजपेयी सरकार के गिरने और पुनः 1999 में वाजपेयी सरकार के सत्ता में आने के बाद लगभग 25 वर्षों से देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है केंद्र में सरकार ने। हालांकि 2004 से 2014 की जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, अल्पमत की सरकार थी, बाहर से अनेक दलों के समर्थन से चल रही थी, लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रही। इस दौरान अविश्वास प्रस्ताव आए, मनमोहन सिंह के भी विरुद्ध आए, वाजपेयी जी के भी विरुद्ध आए और नरेंद्र मोदी के दोनों कार्यकाल में उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आए। तो कहीं न कहीं मित्रों अविश्वास प्रस्ताव भारत में टाइम टू टाइम आता रहता। तो इसलिए एक संवैधानिक सुधार के रूप में हम समझते हैं कि कंस्ट्रक्टिव नो कॉन्फिडेंस मोशन के कंसेप्ट को भारत में संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए। इस संदर्भ में उपयुक्त कदम उठाना चाहिए। तो ध्यान रखना, विश्वास मत सरकार प्रस्तुत करती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन और कंस्ट्रक्टिव नो कॉन्फिडेंस मोशन ये दोनों विपक्ष द्वारा प्रस्तुत किया जाता। विश्वास मत के पारित न होने की स्थिति में और अविश्वास मत के पारित होने की स्थिति में सरकार को त्याग पत्र देना पड़ेगा। विश्वास मत सरकार द्वारा लाया जाता है और अविश्वास मत विपक्ष द्वारा। विश्वास मत हो या अविश्वास मत के लिए सदन में उपस्थित सदस्यों की संख्या के आधे से एक अगर प्रस्ताव के पक्ष में होता है तो वह प्रस्ताव पारित होता। मान लो 500 सदस्य उपस्थित हुए हैं तो 500 का आधा कितना हुआ, 250 हुआ। अगर 250 से एक अधिक किसी प्रस्ताव के पक्ष में 251 वोट पड़ गए तो वह प्रस्ताव पारित माना जाए। इससे कम वोट पड़ते हैं तो प्रस्ताव पारित माना नहीं जाएगा। क्लियर हुआ? वो सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के आधे से एक दिया जाता। मान लीजिए 500 है, 400 ने ही मतदान किया, 100 मतदान में भाग नहीं लिए, तो 201 अगर प्रस्ताव के पक्ष में हुआ तो प्रस्ताव पारित मान लिया जाए। क्लियर हुआ? तो यह मैंने आपसे बताया रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव क्या है, या आपका जो है
और विश्वास प्रस्ताव क्या है? विश्वास, ये तीनों टर्म मैंने बेसिक था। एक सामान्य व्यक्ति के लिए जो प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी नहीं कर रहा, उसके लिए भी जानना जरूरी है। समझ, एक विवेकशील व्यक्ति के लिए इसके बारे में समझना जरूरी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आप सब लोगों को यह कंसेप्ट क्लियर हो गया। किसी को भी कोई प्रॉब्लम इकोनॉमी, पॉलिटी, IR पर, तो मेरे मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर 9899879360 पर कॉल करके या मैसेज दे करके हमसे संपर्क कर सकता, अपनी समस्याओं का निदान ले सकता है। हम सदैव आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए तत्पर हैं। आपके लक्ष्य तक आपको पहुंचाने में अपना योगदान करने के लिए सदैव हाजिर हैं। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।